आज की क्लास में हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस सेट 10। जैसा कि आपको पता है हम हरियाणा सहायक आचार्य 2024 हिंदी साहित्य से क्या है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने क्या है 9 सेट करा दिए हैं किस यूनिट से, काव्य शास्त्र से। ठीक है, तो देखिए जो ये हमारी सेट होने वाला है ये लास्ट सेट है किसका, काव्य शास्त्र का। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमने आपको काव्य शास्त्र में चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो, उसके विद्वान हो, संप्रदाय हो, सिद्धांत हो, उनके मत हो, कथन हो, पुस्तकें हो, उस विषय में कराया। वहीं अगर हम बात करें पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, इलियट, क्रोचे, ठीक है, इन सभी के विषय में कराया। आज की जो क्लास है इसमें देखिए ज़्यादातर हमने जो पाश्चात्य जो काव्य शास्त्री हैं उनके जो सिद्धांत हैं उस विषय में करा दिया है। ठीक है, लेकिन आज की जो क्लास है इसमें आपको महत्वपूर्ण कथन भी देखने को मिलेंगे जो अलग अलग राइटरों के होंगे, प्लस क्या है 2-3 आपको बुक भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज की क्या है आपकी काव्य शास्त्र की लास्ट क्लास होने वाली है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया है आपके सोरेन, किरकेगार्ड, रेवो, लुकाच, एजरा पाउंड। ठीक है, देखिए बात करें अस्तित्ववाद की तो देखिए अस्तित्ववाद का मानना क्या है, अस्तित्ववाद का मानना क्या है। जो आपका अस्तित्ववाद है ये व्यक्तिक भावनाओं, कर्म पर जोर देता है। तात्पर्य अस्तित्ववाद में देखिए क्या बात कही गई है, व्यक्तिगत भावनाओं यानी कि व्यक्तिगत जीवन से जो समस्या है उनको उठाया गया है। ठीक है, व्यक्ति की जो कुंठा है, निराशा है, ठीक है, उससे संबंध में रचनाएं लिखी गई हैं। इस सिद्धांत या अस्तित्ववाद में जितने भी राइटर हैं उनकी रचनाओं में क्या है व्यक्ति को प्रधान माना गया है। ये किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक क्लास में नीत्शे का कथन बताया था। जो नीत्शे हैं, ठीक है, ये क्या है अस्तित्ववादी हैं। इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है या हो गई है। ठीक है, अब इन्होंने क्यों कहा, इन्होंने इसलिए कहा जो उच्च वर्ग में है या फिर जो संपन्न वर्ग है वो हमेशा क्या है अपने से निम्न वर्ग को दबाता है। ठीक है, अब नीत्शे का कहना क्या था कि जो मनुष्य है, ठीक है, चाहे वो निम्न वर्ग का हो या फिर कह ले उच्च वर्ग का हो, वो ईश्वर को अपनी धारणा के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, और निम्न वर्ग का क्या है ईश्वर को अधिक मानता है लेकिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होता। अगर शोषण उसका हो रहा है तो होने दे रहे हैं, कहते हैं कि कर्म का फल है या पिछले जन्म का है। तो ये चीज़ इन्होंने नकार दी है कि अगर ईश्वर होता तो जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके मानने वाले हैं, उनको इस प्रकार से कष्ट नहीं मिलता, वो ऐसे घुट घुट के नहीं मरते, है ना, किसी की गुलामी नहीं करते। ईश्वर के दोनों में भेदभाव करता है। तो ये कौन कह रहा है, ये अस्तित्ववादी कहते हैं। इन्होंने क्या है व्यक्तिगत जीवन को, ठीक है, व्यक्ति को प्रधान माना कि जो कुछ भी है वो व्यक्ति है, अगर व्यक्ति मर गया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान में जो है उस पर बिलीव करना सीखिए, है ना। ये किसकी विचारधारा, अस्तित्ववाद की। तो ये क्या है यथार्थ पर जोर देते हैं, व्यक्ति प्रधान है ये सिद्धांत। इसमें व्यक्ति की भावनाओं को महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो शोषण करता है उनका विरोध किया जाता है। ठीक, अब बात कर रहे हैं कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो बात करें कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक के बारे में तो ऑप्शन देखिए सोरेन, किरकेगार्ड, सोरेन, किरकेगार्ड। ठीक है, इसके साथ ही देखिए पास्कल को भी क्या है प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि सोरेन, किरकेगार्ड और पास्कल क्या है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं। अब बात करें कि जो अस्तित्ववाद में महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया महत्वपूर्ण, नीत्शे का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सटीक स्पष्ट बात कहने वाले रहे तो इनका नाम अस्तित्ववादी में ज़्यादा जाना जाता है। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रामेटोलॉजी पुस्तक के लेखक। अब देखिए इसमें क्या पुस्तक पूछी गई है। देखिए ये जो पुस्तक है आपको कई बार यूजीसी नेट में भी देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो उसमें भी क्या ये पूछी गई है। तो बात करें ग्रामेटोलॉजी की, तो ग्रामेटोलॉजी पुस्तक
के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं, सोरेन किरकेगार्ड हैं, जॉक देरिडा हैं, पास्कल हैं या रिचर्ड्स हैं। ठीक है, तो ग्रामेटोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉक देरिडा। कौन है आपके? जॉक देरिडा। ठीक है, अब देखिए जॉक देरिडा के विषय में जाने तो जॉक देरिडा ने क्या है? विखंडन, नई समीक्षा में विखंडनवाद की उत्पत्ति की। ठीक है, इनका मानना ये है कि जो नई समीक्षा आई, ठीक है, हर किसी ने नए नए जो विद्वान आते गए, ठीक है, या दार्शनिक आते गए, उन्होंने क्या है, यथार्थवादी आते गए, उन्होंने क्या है हर सिद्धांत में कुछ नया लाए। ठीक है, जैसे कि रिसर्च स्कॉलर क्या करता है? नई रिसर्च करता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, जो जॉक देरिडा है उन्होंने नई समीक्षा में आपके विखंडनवाद को लाया। ठीक, तो इतना अगर एक तरह से कहें कि विखंडनवाद के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? जॉक देरिडा। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ग्रामेटोलॉजी। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने कई जो पेपर हैं, चाहे आपकी यूजी नेट हो, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? ऑप्शन में देख लेते हैं, कुंतक के वक्रोती सिद्धांत से, बामन के रीति संप्रदाय से, या क्षेमेंद्र के औचित्य सिद्धांत से, या भरत मुनि के रस सिद्धांत से। तो बात करें, देखिए क्रोचे का जो अभिव्यंजना सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं वक्रोती सिद्धांत से, जो कुंतक थे उनके सिद्धांत से ओतप्रोत है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रोचे के अभिव्यंजना को भारतीय वक्रोतीवाद का विलायती उत्थान किसने माना है, या विलायती उत्थान किसने कहा है किसे? क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर स्टूडेंट को आता ही है। जैसे ऑप्शन में देखिए राम कुमार वर्मा हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या रामविलास शर्मा हैं। ठीक, तो कौन है इसमें? रामचंद्र शुक्ल, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत को भारतीय वक्रोतीवाद का विलायती उत्थान कहा है। यानी कि भारतीय वक्रोती सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपके कुंतक। ठीक है, उसका ही विलायती रूप, यानी कि नया रूप कह लें, पर उसमें जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो कहीं ना कहीं वक्रोती सिद्धांत की हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक, जैसे मैंने आपको बताया कि नई समीक्षा में विखंडनवाद जो शब्द है, ठीक है, तो उसे कौन लाया? जॉक देरिडा लाए, तो विखंडनवाद के प्रवर्तक वो बन गए, है ना। वहीं बात करें कि नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, इलियट, एप्सन, एलन टेट, जॉक देरिडा। तो देखिए तनाव शब्द के जो प्रवर्तक हैं आपके एलन टेट हैं। देखिए आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार से क्या हमने ये क्वेश्चन छांट के रखे हैं। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण कथन, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। समझेंगे पहले कथन क्या कह रहा है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है, तो देखिए जब कोई कवि या लेखक कोई रचना करता है, ठीक, तो वो रचना करते करते क्या है, वो खुद को ही भूल जाता है। देखा है ना। तो ये वही बात कही गई है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, कि उसकी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व से पलायन है। जो वो लिख रहा है वो अपने व्यक्तित्व से बिल्कुल हट जाता है, एक नए व्यक्तित्व का उसमें जन्म होता है। ठीक है, आप कभी कुछ लाइन लिखने बैठिए, आपका जो व्यक्तित्व है, जब आप कोई लाइन लिखते हैं, ठीक है, लाइन ऐसी कि मन से निकले, किसी की चुराने वाली नहीं, आपके मन से कोई शब्द निकले और आप उसे लिखिए, तो कुछ समय के लिए क्या है, आपकी जो पर्सनैलिटी पहले थी वो चेंज होने लगती है। आप कभी महसूस करेंगे इस चीज़ को। तो वही बात कही गई है। तो ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, इलियट ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, तो ये लाइन किसने कही है? इलियट ने। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना है?
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने आप को किस विद्वान ने प्रौढ़तावादी सिद्ध किया है? ऑप्शन वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, इलियट या फिर रिचर्ड्स। तो किसने किया है? इलियट ने। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि नई समीक्षा में अनेकार्थता यानी कि एम्बिगुइटी शब्द के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे तनाव का मैंने आपको बताया कि नई समीक्षा में जो एक नया शब्द आया तनाव, ठीक है, उसके प्रवर्तक आपके एलन टैट थे। वहीं नई समीक्षा में जब विखंडन शब्द आया उसके लाने वाले या कह लें उनके जनक कौन थे? जॉक डेरिडा थे। उसी तरीके से क्या है, अनेकार्थता शब्द या एम्बिगुइटी कौन लाए? तो उनके विषय में बताना है। तो इसमें देखिए इलियट, विलियम एप्सन, ब्रूक्स, सिलर। तो देखिए अनेकार्थता जो शब्द है वो कौन लाए? आपके विलियम एप्सन। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कल्पना को हास्योन्मुख भावना किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, हास्योन्मुख भावना किस विद्वान ने कहा है? महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान से देखेंगे कि कल्पना को हास्योन्मुख भावना किसने कहा है। देखिए यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर जो कल्पना है वो व्यक्तित्व का ह्रास करती है, ठीक है, या उसकी तरफ बढ़ाती है, तो हर किसी के अपने मत हैं, हर किसी की अपनी विचारधारा है ना। देखिए जो लेखक कह लें या दार्शनिक कह लें या विद्वान कह लें, जब कोई आता है पहली बार तो हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता। ठीक है, यदि किसी संप्रदाय के अनुयायी किसी संप्रदाय का अनुसरण करते हैं तो उनमें देखिए उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलता है। जैसा कि अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो ने दिया। ठीक है, अब प्लेटो के जो शिष्य थे कौन थे? अरस्तु थे। अब अरस्तु ने क्या है, प्लेटो की जो विचारधारा थी उससे हटकर उन्होंने अनुकरण में ही एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक उसी प्रकार कल्पना का सिद्धांत किसने दिया? आपके कॉलेरिज ने। ठीक है, अब देखिए जो ये कथन कहा है तो इसमें जो नए विद्वान आए उन्होंने ये कहा कि कल्पना क्या है? ह्रास उन्मुख भावना है। ठीक है, ये व्यक्ति का ह्रास करती है, अतिकल्पना। ठीक, तो ये कथन किस विद्वान का है? कॉलेरिज, हॉब्स, यूंग, हॉरेस। किसका है? हॉब्स। याद रखने हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए कि कैसे दिए जा रहे हैं। ठीक, चलते हैं आगे। ये तो आप सभी को पता ही होगा। कथन देखिए कि पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। ये कथन यथार्थ को दर्शाता है। ठीक है, पागल हो, प्रेमी हो या फिर कवि हो, तीनों क्या है? कल्पना में जीना सीख लेते हैं। ठीक है, या इतनी कल्पना कर लेते हैं कि उनकी एक अलग दुनिया रम जाती है। ठीक, तो ये कथन किसने कहा है? कॉलेरिज ने, इलियट ने, शेक्सपियर ने, शैली ने। किसने कहा है? शेक्सपियर ने। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। अब देखिए जो ये विद्वान हुए उन्होंने क्या कहा कि काव्य में बिंब शब्दार्थ के माध्यम से जो कवि किसी कविता की रचना करता है तो वो अपने भावों को क्या है? शब्दों के माध्यम से ही तो लिखता है, बिंबों के माध्यम से ही तो लिखता है। तो उसमें देखिए क्या है? उसकी स्वयं की भावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा है? आपके एजरा पाउंड ने, शुक्ल ने, नगेंद्र, लुकाच ने। तो किसने कहा है? नगेंद्र ने। देखिए आपको कथन क्यों रखे जा रहे हैं, आपको एग्जाम का पैटर्न पता है। ये देखिए कथन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या है, हमने आपको जितनी भी सेट कराए काव्य शास्त्र के, तो कोशिश हमने यही करी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कथन कराएं, और जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे हम छोड़ देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, नज़र नहीं जाती हमारी कि ये नहीं आएगा, तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन सा सही होगा? नगेंद्र। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्लासिसिज्म का हिंदी रूपांतरण स्नेहवाद किसने किया? महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्लासिसिज्म का हिंदी रूपांतरण स्नेहवाद किसने किया? तो आपको इसमें बताना है। ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने किया, रामविलास शर्मा ने किया, नलिन बिलोचन शर्मा या नगेंद्र ने। तो किसने किया? आपके नलिन बिलोचन शर्मा। आप क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है, और इसके आंसर को भी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि अभिजात्यवाद की झलक सर्वप्रथम किस विद्वान के काव्य में दिखती है? सबसे पहले हम बता दें कि अभिजात्यवाद होता क्या है। देखिए अभिजात्यवाद जो है इसमें क्या है, जो
इस सिद्धांत के जितने भी राइटर आए, है ना, तो उनकी मान्यता ये थी कि अभिजात्यवाद आपको वहाँ दिखेगा जिसमें क्या है, प्राचीन साहित्य परंपरा का अनुकरण किया गया हो। क्या विशेषता देखें अगर अभिजात्यवाद की, तो पहली विशेषता तो यही है कि जिस काव्य में, जिस रचना में प्राचीन साहित्य परंपरा का अनुकरण, यदि कोई कविता प्राचीन साहित्य परंपरा के आधार पर लिखी गई है, ठीक है। दूसरा, जिसमें क्या है, मर्यादा, उदात्त, स्वच्छता, प्रशंसति पर बल हो, यानी कि ऐसी रचना जिसमें क्या है, एक मर्यादा की भी झलक दिख रही हो, ठीक है। दूसरा क्या है, औदात्य, यानी कि उसमें आपकी भाषा, आपके छंद, आपके बिंब एक मर्यादित रूप में हो, गरिमा में स्थिति में हो, और उसमें कोई भी विकृति ना हो, ठीक है। ना तो उसमें कोई एक तरह से कह लें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जो गलत दिशा को प्रदर्शित कर रही हो, ठीक। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा क्या है, कला को वस्तुनिष्ठ माना, यानी कि जो भी लिखा जाए वो यथार्थ को लिखा जाए, ठीक है, जो है वही लिखा जाए। चौथा हो अगर हम बात करें कि भावावेग के स्थान पर भाव संयम, भाव व्यवस्था पर बल। पांचवा, सार्वभौमिकता, निर्व्यक्तिकता, और छठा क्या है, परंपरानुगतिकता की दिशा में उन्मुखता। सीधे सीधे बात कर लें, अभिजात्यवाद में क्या है कि अभिजात्यवाद उस सिद्धांत को कह सकते हैं या उस साहित्य को हम कह सकते हैं जिसमें प्राचीन साहित्य परंपरा के आधार पर रचनाएं की जाएं, जिसमें कोई भी गलत बात न की जाए, जो रचनाएं हो वो समाज को आगे बढ़ाने वाली हों, ठीक है। तो इसमें देखिए एक चीज़ आप क्या देख रहे हैं, अभिजात्यवाद में क्या है, परंपराओं को महत्व दिया गया है, आदर्शवाद को महत्व दिया गया है कि ये होना चाहिए, पर वास्तविकता में क्या हो रहा है उसे दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। कहते हैं ना कि हर सिद्धांत में कोई ना कोई कमी देखने को मिलती है। अब अभिजात्यवाद में देख लीजिए कि इसमें देखिए आदर्शवाद को ही दर्शाया है इन्होंने, ठीक है, जैसे कि परंपराओं का अनुकरण हो, मर्यादा में रह के कार्य किया जाए, ठीक है, कला को कैसे दिखाया जाए, ठीक है, ये नहीं कि यथार्थ की चीज़ें दिखाएं, ठीक है। दूसरा क्या है, उनमें कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जिसपे कोई जो समाज के लोग हों उन पर गलत असर पड़े, ठीक है। इसमें भावावेग के स्थान पर क्या है, आपको भाव संयम, समझ रहे हैं, इसमें व्यक्तिकता को प्रधानता ना देकर आदर्शवाद को प्रधानता दी गई, यानी कि व्यक्ति के ऊपर रचनाएं नहीं लिखी जाएंगी, ठीक है। अगर रचना लिखी भी जा रही हैं तो एक सोच समझ कर लिखी जाएंगी, ठीक है, वो सारी बात है। तो सबसे पहले अगर अभी बात करें अभिजात्यवाद की, तो अभिजात्यवाद की जो झलक है सर्वप्रथम किस विद्वान काव्य में दिखती है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा यदि आपने प्लेटो को पढ़ा होगा। जब मैंने प्लेटो से क्वेश्चन आपको कराए थे तो मैंने इनकी विचारधारा, इनके मत को समझाया था कि प्लेटो जो हैं वो आदर्शवादी हैं, ठीक है। इनका मानना ये है कि अगर रचनाएं कभी कर रहा है, कविता कर रहा है, तो वो समाज के हित में होनी चाहिए, उपयोगितावादी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें व्यक्तिकता का प्रदर्शन ना हो, ठीक। इन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को सर्वश्रेष्ठ माना है जो राज्य के हित में लिखते हैं, ना कि व्यक्ति के हित में। समझ रहे हैं बात को? तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखें कि नव अभिजात्यवाद का उत्थान कहाँ हुआ है, ये भी जरूरी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, यूनान में, फ्रांस में, यूरोप में, जर्मनी में। तो देखिए नव अभिजात्यवाद का जो उत्थान है आपके फ्रांस में हुआ है, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे पहले एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अभिजात्यवाद और नव अभिजात्यवाद में क्या अंतर देखने को मिलता है। शब्द एक जैसे हैं, बस नव लग गया, यानी कि नया अभिजात्यवाद। तो देखिए नव अभिजात्यवाद, देखिए अभिजात्यवाद में मैंने आपको बताया उसमें परंपराओं, आदर्शों का अनुसरण किया जाता था, लेकिन अभिजात्यवाद में क्या है, परंपराओं को ये मानते हैं, लेकिन जो रूढ़ियां हैं, जो गलत परंपराएं, उसका ये क्या है, विरोध करते हैं। समझ रहे हैं, इन्होंने ये चेंज लाया कि आप मानिए लेकिन उनका कोई तर्क निकले, ये नहीं कि आप उसे लादे चले आ रहे हैं और हम उसका ये अनुकरण करते रहें, ठीक है। अगर वो चीज़ गलत है तो उसका विरोध भी करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने सिर्फ यही नहीं कि आदर्श पर ही बल दिया, इन्होंने जो मानवीय मूल्य हैं, व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उन पर भी कहा कि अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो समाज का निर्माण कैसा,
है ना। अगर व्यक्ति का खुद का ही विकास नहीं हो रहा तो समाज को वो कैसे आगे बढ़ा लेगा। ये तो उसी तरह की बात हुई कि समाज को आगे बढ़ाने के चक्कर में खुद की ही हानि कर रहे हैं, तो क्या समाज अच्छे से आगे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया आपके नवविजातीयवाद। तो इसका जो उत्थान है कहाँ हुआ? आपके फ्रांस में हुआ, ठीक। और कब हुआ? ये 19वीं सदी के अंत, 19वीं सदी के अंत में हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। तो रोमांटिसिज्म शब्द का पारिभाषिक रूप से प्रयोग कब और कहाँ हुआ? देखिए, अगर बात करें रोमांटिसिज्म तो पहले ये चीज़ दिमाग में आती है, रोमांटिसिज्म चीज़ क्या है। तो देखिए, रोमांटिसिज्म जो चीज़ है, या फिर कह रहे इस शब्द का अर्थ है क्या है? स्वच्छंदतावाद, ठीक है, स्वच्छंदतावाद, ठीक है, स्वच्छंदतावाद। तो जो रोमांटिसिज्म है ये क्या स्वच्छंदतावाद को दर्शाता है। वही बात कि इसमें व्यक्तिगत भावनाओं पर जोर दिया गया है, ठीक है, व्यक्ति को प्रधान रखा गया है, ठीक है, उसकी भावनाओं को कैसे उत्कर्ष बनाया जाए, ये सारी चीज़ें आपके इसमें पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म में। आप देखिए, रोमांटिसिज्म शब्द का पारिभाषिक रूप से प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, उस विषय में हमें यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, इटली में। तो रोमांटिसिज्म शब्द का पारिभाषिक प्रयोग फ्रांस में कब हुआ? आपके 1669 में, ठीक। आप देख लीजिए, चाहे आपका नवविजातीयवाद हो, चाहे आपका रोमांटिसिज्म हो, ऐसे जाने कितने ही जो सिद्धांत हैं, है ना, वो फ्रांस से निकले हैं। तो क्या है, तो यहाँ से सीधे यही एक दृष्टिकोण बनता है कि फ्रांस से जितने भी लोग आए, जितने भी राइटर आए, जितने भी विद्वान आए, वो यथार्थवाद पर ज़्यादा जोर देते हैं, है ना, व्यक्तिगत भावनाओं को ज़्यादा जोर देते हैं। और उनका मत सही भी है। यदि व्यक्ति ही खुश नहीं रहेगा, व्यक्तिगत की भावनाओं को ही नहीं समझा जाएगा, व्यक्ति से ही तो समाज बनता है। जब व्यक्ति ही नहीं हुआ, समाज किस बात का, है ना। कई लोग इकट्ठा होकर तो समाज बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो देखिए, अब तक हमने आपको काव्य शास्त्र में 10 सेट करा दिए, ठीक है, 10 सेट करा दिए, जिसमें हम आपको 15-15 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। तो आपकी जो काव्य शास्त्र की कोशिश हमने यही की है कि आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कराए जाए, ठीक है। तो हमने उसी कोशिश से क्या है, आपको 10 सेट काव्य शास्त्र से करा दिए हैं। यदि कुछ छूट रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये चीज़ छूट रही है, तो हम उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगली जो हमारी क्लास होगी एक नई यूनिट से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली यूनिट में एक नई क्लास के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।